डिस्क ब्रेक की प्लेट पर ये छेद क्यों होते हैं और क्या आपने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा लाउडेस्ट बर्ड की आवाज को सुना है? साथ ही साथ दोस्तों, आज आप सबसे पहली बार रेडिएशन को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, पिछले दिनों एक व्यूअर के द्वारा इंस्टाग्राम पर मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी गई, जहां पर जैसे ही एक इंसान के द्वारा ब्लो टॉर्च से वाइन की बोतल की नेक को गर्म किया जाता है, तो उस बोतल के मुंह पर मौजूद कॉर्क कुछ इस तरीके से अपने आप ही बाहर आ जाता है। लेकिन आखिर एक बोतल को गर्म करने पर कॉर्क अपने आप ही बाहर कैसे आ जाता है, नहीं पता? तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए अपनी साइंस क्लास में चलने के लिए। असल में दोस्तों, वाइन की एक यूनिक टेंडेंसी होती है, जिसके चलते हुए जैसे ही किसी भी वाइन को थोड़ी सी हीट मिलना शुरू होती है, उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में वाइन थोड़ी सी खराब होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही किसी भी ब्लो टॉर्च की मदद से वाइन की बोतल की नेक को गर्म किया जाता है, तो वो बोतल का ग्लास हीट को एब्जॉर्ब करके उसको वाइन तक ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वाइन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू होती है और उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। हालांकि ये रिएक्शन काफी छोटे स्केल पर होती है, जिसकी वजह से वाइन कभी भी खराब नहीं होती है। लेकिन ऑक्सीडेशन शुरू होने की वजह से वाइन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वाइन बोतल के अंदर मौजूद एयर को पुश करना शुरू कर देती है। जब ये प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो बोतल के अंदर की हवा बाहर निकलने के लिए कॉर्क को कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देती है। एंड इन दी लास्ट, बोतल का कॉर्क कुछ इस तरीके से अपने आप ही बाहर आ जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए वाइन की बोतल को कभी भी ज्यादा गर्म जगहों या फिर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा और ऑक्सीडेशन काफी बड़े लेवल पर हो जाएगा, तो उस बोतल के एक्सप्लोड होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको बताया कि नॉर्दर्न ब्राजील और साउथर्न वेनेजुएला में पाई जाने वाली व्हाइट बेल बर्ड को इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा लाउडेस्ट बर्ड माना जाता है। अब इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि अगर यह बर्ड अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज को निकालती है, तो इसके पास खड़े तेज आवाज सुनने वाले एनिमल्स जैसे कि डॉग्स या फिर वॉल्फ बहरे तक हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग बर्ड की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा लाउडेस्ट बर्ड की आवाज को सुना है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सुना ही देता हूं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि लाइट की स्पीड को इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड्स में से भी एक स्पीड माना जाता है, जिसको मैच करना किसी भी इंसान के बस की ही नहीं है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हम लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करते हुए कभी भी नेकेड आई से देख ही नहीं पाते। अब इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि एक लाइट वैक्यूम में 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, जिसे कैप्चर करने के लिए हमें एटलीस्ट 10 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड करने वाले कैमरे की जरूरत होगी, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है, या यूं कहूं कि इम्पॉसिबल था। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 2019 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा लाइट को बेहद ही डिटेल्ड वे में कैप्चर करने के लिए 10 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड कैमरे को डेवलप किया गया था, जिसने अभी तक लाइट की स्पीड को सबसे ज्यादा डिटेल्ड वे में कैप्चर किया था। तो देर किस बात की है, चलिए हम और आप मिलकर देखते हैं उस अनोखे कारनामे को। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है, उसको कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी मेथड का यूज करते हुए 10 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जब एक लाइट बीम को बोतल के बॉटम से टॉप की ओर डाला जाता है, तो वो बोतल के अंदर कितने अमेजिंग वे में ट्रेवल करती है। और उसी की टच पर इस वीडियो क्लिप को अभी तक लाइट को कैप्चर करने वाली सबसे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो क्लिप भी माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि 1 जुलाई साल 1941 में दोपहर 2:29 पर यूएसए में पूरी दुनिया के सबसे पहले टीवी कमर्शियल को लोगों के सामने टेलीकास्ट किया गया था? असल में दोस्तों, ये टीवी एडवर्टाइजमेंट यूएसए की एक वॉच और ज्वेलरी कंपनी बुलोवा का था, जिसको इस पूरी दुनिया का सबसे पहला टेलीकास्ट किया गया एडवर्टाइजमेंट भी माना जाता है। लेकिन जब तक रेयर वीडियो क्लिप नहीं, तब तक फैक्ट पूरा नहीं। तो चलिए आज मैं आपको इस पूरी दुनिया का सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट भी दिखा ही देता हूं। America runs on Bolivar time.
फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि जब भी कोई भी कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तो वो अपनी बॉडी से एक बेहद ही स्टिकी केमिकल को निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो खुद को किसी भी प्लांट या फिर ट्री के स्टेम पर चिपकाता है और उसके बाद उसकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरी प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनिमीज की होती है, क्योंकि अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान किसी भी एनिमी ने उस कैटरपिलर पर अटैक कर दिया तो उसकी जिंदगी चंद ही सेकंड्स में खत्म हो सकती है। लेकिन एक्सेप्शंस हर ब्रीड में होते हैं और वूली बियर कैटरपिलर इसी एक्सेप्शंस का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। असल में दोस्तों इस कैटरपिलर की पूरी ही बॉडी कुछ इस तरीके से हार्ड हेयर्स के साथ ग्रो करती है। अब यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि जब भी ये कैटरपिलर किसी भी बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तो ये अपनी बॉडी के इन्हीं बालों को छोड़कर अपने आसपास एक हार्ड हेयर केज को बना लेता है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग कैटरपिलर की। अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों अभी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक वूली बियर कैटरपिलर को उन्हीं हेयर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक केज को बनाता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये कैटरपिलर कितनी कुशलता के साथ अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने आसपास एक हार्ड केज को बनाकर तैयार करता है। तो ये कैटरपिलर और इसकी ये टेक्निक अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि नॉर्वे को झीलों और पहाड़ों का देश कहा जाता है क्योंकि इस देश के अंदर आपको काफी सुंदर सुंदर झीलें और पहाड़ देखने को मिलते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए नॉर्वे की सड़कें आपको अक्सर कुछ इस तरीके की स्ट्रेट चढ़ाई वाली नजर आती हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि नॉर्वे के लोग अपने देश की इसी नेचुरल ब्यूटी को बचाने के लिए व्हीकल से ज्यादा बाइसाइकिल्स को चलाना प्रेफर करते हैं। लेकिन इन खड़ी चढ़ाई पर साइकिल लेकर चढ़ना तो छोड़िए, पैदल चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए साल 1993 में नॉर्वे ने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली बाइसाइकिल एस्केलेटर लिफ्ट को बनाकर तैयार किया था। और अगर ये लिफ्ट दुनिया की सबसे पहली ऐसी लिफ्ट है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लिफ्ट दिख रही है उसको इस पूरी दुनिया की सबसे पहली बाइसाइकिल एक्सकेलेटर लिफ्ट माना जाता है, जिसको कि साल 1993 में नॉर्वे की सड़कों पर कुछ इस तरीके से लगाकर तैयार किया गया था। और यहां पर आप साफ तौर से यह देख सकते हैं कि इस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी बाइसाइकिल राइडर बेहद ही आसानी से खड़ी चढ़ाई को कुछ इस तरीके से क्रॉस कर सकता है। तो ये लिफ्ट और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 9। क्या हम रेडिएशन को देख सकते हैं? ऑलमोस्ट 99% लोग बोलेंगे नहीं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए रेडिएशन को इनविजिबल एनिमी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम और आप रेडिएशन को देख भी सकते हैं, या यूं कहूं कि देखने वाले हैं। असल में दोस्तों किसी भी रेडिएशन को देखने के लिए हमें एक क्लाउड चेंबर की जरूरत होती है। बेसिकली ये एक ट्रांसपेरेंट चेंबर होता है जिसके ऊपर अल्कोहल सोक्ड क्लोथ्स को रखकर उसको नीचे से ड्राई आइस की मदद से -40 डिग्री के आसपास ठंडा किया जाता है, जिसके बाद इस चेंबर की एक साइड से तेज लाइट को डाला जाता है। अब दोस्तों उस कंडीशन में अगर इस चेंबर के अंदर किसी भी यूरेनियम को रखकर उसके ठीक सामने कैमरा को ऑन किया जाता है तो जैसे ही यूरेनियम का डिके होना शुरू होता है वो कुछ इस तरीके से अपने अंदर से रेडिएशन के इमिशंस को शुरू कर देता है, जिसको उस कैमरे के द्वारा बेहद ही साफ तौर से रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई ये कहे कि रेडिएशन इनविजिबल होता है और हम उसे नहीं देख सकते हैं तो उसे जरूर बताइएगा कि हम रेडिएशन को देख सकते हैं और हमने इसे देखा भी है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में रोलर स्की नाम का एक बेहद ही अमेजिंग इक्विपमेंट भी मौजूद है। बेसिकली दोस्तों ये आइस स्की और रोलर स्केट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे प्रेजेंट डेट में बहुत से लोगों के द्वारा एंटरटेनमेंट के लिए यूज भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इन तरीके की रोलर स्कीज को साल 1930 में मार्केट में उतारा गया था तो ये चलने और देखने में कैसे थे? नहीं तो चलिए आज मैं आपको साल 1930 में लेकर चलता हूं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1930 में नॉर्थ यूरोप में शूट किया गया था, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि जब इनिशियल स्टेज पर इन तरीके की रोलर स्कीज को मार्केट में उतारा गया था तो इनका क्रेज लोगों के सर पर किस कदर सवार था। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में इटली, यूरोप और यूएसए में इन तरीके की रोलर स्कीज का यूज काफी बड़े स्केल पर किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इतिहास की एक बेहद ही अमेजिंग वीडियो क्लिप को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर जैसे ही एक इंसान के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर छोड़ा जाता है तो वो कुछ इस तरीके से अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है। ना सिर्फ वो हवा में उड़ता है बल्कि वो कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप ही घूमने भी लगता है। लेकिन आखिर ऐसा
क्यों होता है? असल में दोस्तों ये सबसे बड़ा एग्जांपल है माइजनर इफेक्ट का। असल में दोस्तों इस इफेक्ट के अनुसार जब भी किसी सुपर कंडक्टिव मटेरियल वाले ऑब्जेक्ट को काफी ज्यादा ठंडा किया जाता है तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना शुरू कर देता है, जिसको कि उस मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहा जाता है। अब इस चीज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले आप इन डायग्राम्स को देखिए। जहां पर दोस्तों बात अगर पहले डायग्राम की जाए तो इस डायग्राम में उस मटेरियल की नॉर्मल स्टेट को दिखाया गया है, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वो मटेरियल नॉर्मल स्टेट में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से बेहद ही आसानी से होकर गुजरने देता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस मटेरियल को क्रिटिकल टेंपरेचर तक ठंडा किया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को अपने से थोड़ा सा दूर रिपेल करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि रिपेल होने के बावजूद भी वो मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही तरफ से उस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से बाउंड रखती है। अब दोस्तों बात अगर इस वीडियो क्लिप की जाए तो यहां पर भी एक सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल को उसके क्रिटिकल टेंपरेचर तक ठंडा करके एक मैग्नेटिक प्लेटफॉर्म के ऊपर छोड़ा जाता है, जहां पर यह मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल या फिर अपोज करना शुरू कर देता है। बट ऑन दी अदर हैंड वो मैग्नेटिक फील्ड तब भी उसको अपने से बांधे रखती है। परिणाम स्वरूप हमारा मटेरियल हवा में ऊपर उठकर उसी रिपेलिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से उसी मैग्नेटिक ट्रैक के ऊपर एक सर्कल में घूमने लगता है। तो आप ये कह सकते हैं कि साइंस वास्तव में किसी जादू से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये दुनिया अजीबोगरीब लॉ से भरी हुई है जिनके बारे में समय समय पर मैं आपको भी बताता रहता हूं। और उसी की तस्वीर दोस्तों आज मैं आपको यूएसए का एक ऐसा लॉ बताने वाला हूं जिसे जब साल 2017 में लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था तो वहां के लोगों के इसे सुनकर होश उड़ गए थे। असल में दोस्तों इस लॉ के अनुसार यूएसए के सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और छोटे मोटे स्टेट्स में कार वॉशिंग के बाद कभी भी किसी कमर्शियल व्हीकल को किसी भी अंडरवियर का यूज करते हुए साफ नहीं किया जाएगा। बात अगर प्राइवेट व्हीकल्स की जाए तो कार वॉशिंग के बाद अगर आप अपने व्हीकल को अंडरवियर से ही साफ कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में वो अंडरवियर अनयूज्ड होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पकड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको काफी बड़ा जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। अब इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इंडिया में इस लॉ को अप्लाई किया जाए तो यहां पर उसका क्या अंजाम होगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों सीरीज में मैंने आपको लिक्विड रिपेलिंग क्लोथ्स के बारे में बताया था जो अपने ऊपर किसी भी प्रकार के लिक्विड को टिकने ही नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इन तरीके के क्लोथ्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि इनको पहनने के बाद जब भी किसी इंसान को स्वेट यानी कि पसीना आता है तो वो उस पसीने को सोखने या फिर बाहर निकालने की बजाय उसको अंदर ही अंदर रिपेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मॉइस्चर मैनेजमेंट काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। तो वही दोस्तों क्या आपको बताया कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारी स्किन से इंस्पायर्ड होकर साइंटिस्ट के द्वारा इस पूरी दुनिया का सबसे पहला वन साइड रिपेलिंग क्लोथ को बनाकर तैयार किया गया है, जो कुछ इस तरीके से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर की ड्रॉप्स या फिर मॉइस्चर को एंटर होने देता है। यानी कि इन तरीके के क्लोथ्स को पहनने के बाद ये आपके स्वेट को बाहर तो आने देंगे लेकिन बाहर से किसी भी लिक्विड को आपकी स्किन तक नहीं पहुंचने देंगे। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस इन्वेंशन को मेडिकल बैंडेजेस के सेक्टर में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, आपने बहुत से किले या फिर महलों में बहुत सी खुफिया सुरंगों को तो जरूर देखा होगा। बेसिकली इन तरीके की सुरंगों को इमरजेंसी सिचुएशंस में राजा और राजसी लोगों की सेफ्टी या फिर उन्हें किले से दूर भेजने के लिए बनाया जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि यह चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। मिली ट्रैपडोर स्पाइडर से, जो कि यूजुअली अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्पाइडर अपनी पूरी ही जिंदगी इसके द्वारा बनाए गए अंडरग्राउंड बिल में काटती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये स्पाइडर अपने सिर्फ एक बिल के 10 से 12 ट्रैप डोर्स बनाती है, जिनको ये कुछ इस तरीके के सिलेंड्रिकल शेप के डोर्स से भी बंद करती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस या फिर डोर के खराब हो जाने की स्थिति में ये अपने एब्डोमेन पर ग्रो होने वाली इस खूबसूरत डिस्क से अपने घर के डोर को तब तक कवर करके रखती है जब तक कि इसका कोई दूसरा फैमिली मेंबर उस डोर को अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं कर दे। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये स्पाइडर अपनी पूरी ही जिंदगी काफी ज्यादा सेफ भी रहती है। तो ये कहना कि सिर्फ हम इंसान ही हाईटेक ट्रैप डोर्स बना सकते हैं ये काफी हद तक गलत होगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एडरमेटोग्लिफिया नाम का एक बेहद ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें पेशेंट की फिंगर और पाम में किसी भी प्रकार के कोई भी पैटर्न बनते ही नहीं हैं। असल में दोस्तों हर इंसान की फिंगर या फिर पाम में अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनते हैं जिनको कि फिंगरप्रिंट या फिर पाम प्रिंट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कंडीशन में सस्पेक्ट की बॉडी में वो जीन डेवलप होता ही नहीं है जो हमारे फिंगरप्रिंट्स या फिर पाम प्रिंट्स को क्रिएट करता है। परिणाम स्वरूप इस बीमारी से ग्रसित पेशेंट का कोई भी फिंगरप्रिंट होता ही नहीं है। अब यहां पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस बीमारी को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिसऑर्डर में गिना जाता है, जो कि इस पूरी दुनिया में कुछ चुनिंदा लोगों में ही मौजूद है। एंड एज ऑलवेज इस बीमारी का मेडिकल साइंस पर कोई भी इलाज मौजूद
नहीं है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में BMW के द्वारा इंसान को हवा में उड़ाने वाला दुनिया का अभी तक का सबसे फास्ट विंग सूट को बनाकर तैयार किया गया है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, जिसको भी हाल ही में 9,800 फीट की ऊंचाई से कूदकर टेस्ट भी किया गया है। और उसी के बाद से इस टेक्नोलॉजी की सराहना काफी बड़े स्केल पर भी हो रही है। फैक्ट नंबर 1। डिस्क ब्रेक की प्लेट पर इन तरीके के होल्स क्यों होते हैं? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन जब साल 1890 के आसपास इंग्लैंड में इन तरीके की ब्रेक्स को बनाया जाता था तो उनकी प्लेट पर किसी भी प्रकार का कोई भी होल होता ही नहीं था। तो फिर आगे चलकर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस प्लेट पर इस तरीके के होल्स को बनाया जाने लगा? असल में दोस्तों इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हकीकत में डिस्क ब्रेक काम कैसे करता है। असल में दोस्तों जब भी हम किसी व्हीकल की ब्रेकिंग लीवर या फिर पेडल को प्रेस करते हैं तो उसके पास मौजूद ऑयल फील्ड चेंबर से हाईली प्रेशराइज्ड ऑयल एक ट्यूब के थ्रू ब्रेक्स तक पहुंचता है। अब जैसे ये ऑयल पैड्स तक पहुंचता है तो वो उन पैड्स को डिस्क ब्रेक की प्लेट की तरफ पुश करना शुरू कर देता है। एंड इन दी लास्ट डिस्क ब्रेक की प्लेट के दोनों ही तरफ मौजूद वो पैड उसी प्रेशर की वजह से डिस्क ब्रेक की उसी प्लेट पर फ्रिक्शन को लगाना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा व्हीकल ब्रेक लगाते ही रुक जाता है। लेकिन दोस्तों जब इनिशियल स्टेज पर इन तरीके के ब्रेक्स को बनाया जाता था तो उनकी प्लेट्स पर किसी भी प्रकार के होल हुआ ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से जब ये पैड उस प्लेट पर फ्रिक्शन को लगाया करते थे तो वो प्लेट काफी ज्यादा गर्म हो जाया करती थी, जिसके चलते हुए अगर इनिशियल स्टेज पर गलती से कोई भी इंसान उस प्लेट को छू दिया करता था तो वो काफी बड़े स्केल पर जल जाया करता था। साथ ही साथ क्योंकि ये प्लेट काफी ज्यादा गर्म हो जाती थी तो एक स्टेज के बाद डिस्क ब्रेक प्रॉपर तरीके से कभी भी काम कर ही नहीं पाते थे। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आगे चलकर डिस्क ब्रेक की प्लेट को पतला कर दिया गया। लेकिन इन पतली प्लेट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी दोस्तों कि अगर उस कंडीशन में डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल काफी लंबे समय तक किया जाता था तो यह प्लेट पिघलकर व्हील से अलग हो जाया करती थी, जिसके चलते हुए काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिस्क ब्रेक की टेंपरेचर और उस पर गिरे पानी को जल्दी साफ करने के लिए डिस्क ब्रेक की प्लेट्स पर कुछ इस तरीके के होल्स को बनाया गया, जिसके चलते हुए एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होने की वजह से ज्यादा लंबे समय तक फ्रिक्शन लगने के बावजूद भी ये प्लेट्स काफी जल्दी ठंडी हो जाती हैं। साथ ही साथ इन पर बरसात का पानी भी ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं टिक पाता है, जिसके चलते हुए डिस्क ब्रेक की एफिशिएंसी पर बरसात के पानी का भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि डिस्क ब्रेक की प्लेट पर इन तरीके के होल्स को क्यों बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो को नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।